हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पी ब्लॉक का जो नेक्स्ट पोर्शन है हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 उसको कंटिन्यू करते हैं। आपने पिछले वीडियोस में जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स थे उनका हाइड्राइड का और ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स थे उनका जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ और ट्रेंड्स जो थे वो आपने देख रखे, उनका कैसे वेरिएशन होता है। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट जो कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करते हुए चलते हैं और हम पढ़ेंगे यहाँ पे हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16। ठीक है, तो हाइड्राइड्स का मतलब होता है कंपाउंड दैट इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसा कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल हुआ हो। तो अगर ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की बात करें तो कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम। क्लियर है? अच्छा, अगर ऑक्सीजन का हाइड्राइड बनेगा तो वाटर होगा H2O, सल्फर का H2S, सेलेनियम का H2Se, टेल्यूरियम का H2Te। याद करिए, जैसे ग्रुप 15 का जो हाइड्राइड का वो था NH3, PS3, ESS3, SbS3 और BiS3, ऐसे करके था ना। तो वो हाइड्राइड थे, यहाँ पे भी हाइड्राइड है। तो इन्हीं की प्रॉपर्टीज हमको यहाँ पे जाननी है। क्लियर है? तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज जो आती हैं अमंग ऑल, हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन। तो हम जानते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सरफेस एरिया के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना मॉलिक्यूल बड़ा होगा उतना ही मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो ऑब्वियस है, जब आप यहाँ से यहाँ तक नीचे आते हैं, ठीक है, किसी भी ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। क्लियर है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ता है। तो आप ऑक्सीजन से सल्फर से टेल्यूरियम की हाइड्राइड के नीचे की तरफ आते हैं। मैंने क्या बोला कि ऑक्सीजन सल्फर के हाइड्राइड से चलें और टेल्यूरियम के हाइड्राइड तक पहुँचे। ठीक है, तो इनमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा? इसका होगा। ठीक है, तो यही से भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वाई द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका रीजन क्या है कि हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, क्या मिलता है? हाइड्रोजन बंध मिलता है। मैंने आपको बताया था कि अगर नाइट्रोजन के बगल में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के बगल में हाइड्रोजन है और फ्लोरीन के बगल में हाइड्रोजन है, तो यही तीन ही कंडीशन है जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। तो आप देख रहे हैं ना कि ऑक्सीजन आ गया और उसके बगल में क्या गया? हाइड्रोजन आ गया। अब आप देखें, अगर ऑक्सीजन का जो हाइड्राइड है मतलब वाटर, उसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाएं, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ऐसी होती है। देखिए ये हो गया ना, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन पास पास आ गया। तो इनमें ये जो डॉट बन रहा है मैंने दिखाया, वो क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड है, नथिंग एल्स बट द हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे देख लें, इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से देख रहे हैं, तो ऐसे करके ये बनता है। क्लियर है? तो उबालने का और मतलब मेल्ट करने का और बॉयल करने का मतलब होता है, बॉयल करने का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल पकड़ के आप किनारे कर लें, मतलब ये जो बॉन्ड एक्स्ट्रा बन रहा है इसको तोड़ दें। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक एडिशनल फोर्स होता है, एक अतिरिक्त बल होता है, जिसके कारण एक जल का अणु एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से आसानी से अलग नहीं होता, और इसी कारण से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है। क्या मैंने बताया? मैंने बताया कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है, फिर मैंने वाटर का जो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रक्चर होता है वो बना दिया। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग केज स्ट्रक्चर, पिंजरे जैसा। ठीक है, यही कारण है कि वाटर जो लिक्विड स्टेट में जब होता है, ठीक है, और जो आइस होती है, तो आइस की डेंसिटी कम क्यों हो जाती है? क्योंकि ये केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है। अगर आप बर्फ़ को, आइस को बीच में से कट करें तो आप देखेंगे वो क्या होता है? बीच में से खाली होता है। ठीक है, तो यही रीज़न होता है, वो पूरा एकदम सॉलिड क्यूब नहीं बनता है। जो आइस ट्रे में अगर आप आइस को फॉर्मेशन करते हैं रेफ्रिजरेटर में रख के, या फिर जो बड़े बड़े बर्फ़ की सिल्ली होती है, तो अंदर से वो खाली होता होगा, आपने देखा होगा। तो यही कारण होता है जिसकी वजह से ऐसा होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है वहाँ पे। और इसी की वजह से जो आइस की डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है, सॉलिड होते हुए भी कम होती है।
ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वाटर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा कैसे होता है, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाता है और इन दोनों को अब तोड़ने में थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ज़्यादा ऊर्जा लगेगी। इसी वजह से मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक और गलनांक ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। और H2S का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि जो वाटर है, मतलब ऑक्सीजन का जो हाइड्राइड है वाटर, ठीक है, वो लिक्विड होता है। पानी कैसा है? लिक्विड है। लेकिन जो सल्फर का हाइड्राइड है H2S, वो क्या होता है? गैस होता है। ऐसा क्यों? इसमें भी आप बोलेंगे क्या रीजन है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछा जाता है। मैं लिख देता हूं यहां पे कि वाई H2O is liquid while H2S is gas. H2S is gas. Why? तो रीजन ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाने की वजह से वाटर के दो मॉलिक्यूल इंटैक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं। मैंने भी बनाया ना कि एक वाटर मॉलिक्यूल ये है और एक वाटर मॉलिक्यूल ये है। तो अब ये दूर दूर जा तो सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, लेकिन यही काम H2S के केस में नहीं होता है। और जब वो पास पास रहेंगे, जब दो मॉलिक्यूल, वाटर के दो मॉलिक्यूल पास पास रहेंगे, तो क्या होंगे? कंडेंस होंगे, संघनित होंगे। और जब कंडेंस होंगे तो ऑब्वियस है वो लिक्विड स्टेज में रहेंगे, ना कि गैस स्टेज में रहेंगे। ठीक है, वो लिक्विड स्टेट में क्यों रहेंगे? क्योंकि इनके दो मॉलिक्यूल इंटैक्ट हैं, जुड़े हुए हैं। किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, और इसी की वजह से पास पास होने की वजह से ये वाटर जो है, इसका जो नेचुरल स्टेट है वो कैसा है? लिक्विड स्टेट है। और H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाए जाने की वजह से कैसा स्टेट है? इसका गैस स्टेट है। क्लियर है? तो ये दो क्वेश्चन मैंने बताया आपको। अब ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन, कि आप ऊपर से नीचे आएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। जो भी एनॉमलस बिहेवियर आप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में ऑब्जर्व करेंगे ग्रुप 16 के हाइड्राइड में, एक ही रीजन आप देंगे, क्या होगा वो? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द ओनली रीजन दैट इज बिहाइंड द एनॉमलस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी शुरू करते हैं। सॉरी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी शुरू करते हैं हम लोग। ये देखिए, HE बॉन्ड लेंथ। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन या ग्रुप 16 के जो भी एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की जो दूरी है, सल्फर और हाइड्रोजन के बीच की जो दूरी है, सेलेनियम और हाइड्रोजन के बीच की दूरी, टेल्यूरियम और हाइड्रोजन के बीच की दूरी, ये कैसे कैसे वेरी करेगी? तो ऑब्वियस है, बहुत ऑब्वियस है कि ऑक्सीजन छोटा है, हाइड्रोजन छोटा है। ये बना दिया, देखिए इतनी दूरी हो गई, बॉन्ड लेंथ कितनी हो गई? इतनी हो गई। सल्फर बड़ा हो गया, हाइड्रोजन छोटा हो गया। हाइड्रोजन तो उतना ही है ना। अब इनमें बॉन्ड लेंथ देखिए बड़ी हो रही है। सेलेनियम और बड़ा हो गया, हाइड्रोजन भी हो गया। इनमें बॉन्ड लेंथ देखिए बढ़ रही है ना, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। तो हम सीधा कह सकते हैं कि नीचे जाने पे जो हाइड्राइड्स हैं उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बढ़ती है। सिंपल ऑब्वियस, आप देख सकते हैं बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। ऑक्सीजन के हाइड्राइड से चले और टेल्यूरियम के हाइड्राइड पर पहुंचे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? साफ साफ दिख रहा है भाई। एक तो आपका फिक्स हो गया, हाइड्रोजन एटम की साइज क्या हो गया? फिक्स हो गई। तो बॉन्ड लेंथ का जो फॉर्मेशन है, बॉन्ड लेंथ की जो लेंथ है, वो किस पे डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी ऑक्सीजन पे, सल्फर पे, सेलेनियम पे। मतलब जो आपका दूसरा वाला परमाणु है, दूसरा वाला एटम है, उन पे डिपेंड करेगी। ठीक है, ये चीज हो गई। अच्छा, किस बॉन्ड को तोड़ना आसान काम होगा? ठीक है, किस बॉन्ड को तोड़ना आसान काम होगा? आप इसको ऐसे समझिए, एक बड़ा सा कागज लीजिए, उसको फाड़ दीजिए, आसानी से फट गया। फिर दोनों कागज को पकड़िए, फिर इकट्ठे फाड़िए, थोड़ा सा मुश्किल होगा। और ऐसे करते करते आप एक ऐसा स्टेज आएगा कि वो जो एक छोटा सा कागज बचेगा ना, उसको फाड़ पाना बड़ा मुश्किल काम होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो छोटा वाला बॉन्ड है ये क्या है? बड़ा स्टेबल है, और ये बड़ा वाला बॉन्ड बहुत कम स्टेबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ होती है,
भाई बड़ी रस्सी को तोड़ पाना आसान काम है, छोटी रस्सी को तोड़ पाना मुश्किल काम है, ऐसे समझिएगा। तो ये बड़ी रस्सी हो गई, छोटी रस्सी हो गई। तो बॉन्ड लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, 1 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ मतलब आबंध लंबाई। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब होता है आबंध वियोजन ऊर्जा। ठीक है, मतलब अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो आबंध वियोजन ऊर्जा या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं तो He बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ रही है। ठीक है, और जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं इसको, आबंध ऊर्जा, वो क्या होगी, घटेगी। देख रहे हैं ना, आप अगर ऊपर से नीचे आए, ऑक्सीजन के हाइड्राइड से चल के टेलुरियम के हाइड्राइड तक पहुंचते हैं तो बॉन्ड लेंथ या आबंध लंबाई बढ़ रही है, और इसी का उल्टा बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है या आबंध ऊर्जा क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, अब अगर आबंध ऊर्जा घट रही है इसका मतलब क्या है कि ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। ठीक है, ये जो सेलेनियम और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या होगा, आसानी से टूट जाएगा। अब अगर बॉन्ड आसानी से टूट जाता है तो सेलेनियम हाइड्राइड के टूटने से क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, सेलेनियम हाइड्राइड के टूटने से आपको मिलेगा हाइड्रोजन आयन मिलेगा, है ना। अब हाइड्रोजन आयन अगर मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इनका नेचर कैसा है, एसिडिक है, अम्लीय है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो हाइड्राइड्स हैं, ग्रुप 16 के जो हाइड्राइड्स हैं उनका नेचर कैसा होता है, उनकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति होती है। क्लियर है। अच्छा, तो अम्ल है मतलब एसिड है। क्यों एसिड है, क्योंकि ये जब बॉन्ड टूट रहा है तो आपको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन आयन मिल रहा है। ये देखिए, ये आपको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन आयन मिल रहा है। अब अगर हाइड्रोजन आयन मिल रहा है तो एसिडिक प्रॉपर्टी जो है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि कितनी आसानी से आपको हाइड्रोजन आयन मिल रहा है। ठीक है, ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा तो आपको हाइड्रोजन आयन आसानी से मिल जाएगा, ये बॉन्ड थोड़ा सा मुश्किल से टूटेगा तो आपको हाइड्रोजन आयन मिलने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, या यूं कहें कि यहाँ से हाइड्रोजन जो आयन मिलेगा वो थोड़ा सा कम अमाउंट में मिलेगा। ठीक है, और वाटर आप जानते हैं न्यूट्रल होता है, वाटर ये बॉन्ड जो है ये बड़े मुश्किल से टूटता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि नीचे जाने पे, गोइंग डाउन द ग्रुप, नीचे जाने पे एसिडिक प्रॉपर्टी क्या हो रही है, बढ़ रही है। एसिडिक प्रॉपर्टी, अम्लीयता क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्लियर है। मैंने क्या बताया कि जब आप ऑक्सीजन के हाइड्राइड से चल के टेल्यूरियम के हाइड्राइड तक पहुंचते हैं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, आबंध दूरी बढ़ती है। आबंध दूरी बढ़ने से होता क्या है कि वियोजन ऊर्जा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। क्यों कम होती है, बिल्कुल साफ साफ फोटो में दिख रहा है। इस रस्सी को तोड़ना आसान काम होगा, इसको थोड़ा सा कम, और उसको सबसे मुश्किल काम होगा। ठीक है, तो जब ये रस्सी टूट जाएगी मतलब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो इसको कहेंगे कि हाँ इसमें कम एनर्जी लगी। ठीक है, अच्छा, अगर ये बॉन्ड टूट रहा है तो इसके टूटने से मिलेगा क्या, हाइड्रोजन आयन। और हाइड्रोजन आयन अगर कोई कंपाउंड दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो एसिडिक प्रॉपर्टी का है, अम्लीय गुणधर्म दिखाता है। तो हमने क्या देखा कि सबसे आसानी से कहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे टूटेगा, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और वाटर तो न्यूट्रल ही होता है, वो बॉन्ड टूटता नहीं। क्लियर है। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम ऑक्सीजन के हाइड्राइड से चले और टेल्यूरियम के हाइड्राइड तक पहुंचे तो एसिडिक प्रॉपर्टी नीचे जाने पे क्या हो रही है, बढ़ रही है। और क्यों बढ़ रही है, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या आबंध वियोजन ऊर्जा क्या हो रही है, घट रही है। बॉन्ड आसानी से टूट रहा है, और अगर बॉन्ड आसानी से टूटेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन आसानी से निकलेगा। ठीक है, तो नीचे जाने पे अम्लीयता बढ़ जा रही है। क्लियर है। दूसरी चीज, अगर कोई कंपाउंड हाइड्रोजन आयन देता है तो ये रिड्यूसिंग भी होता है। ठीक है,
अपचायक प्रवृत्ति का भी होता है। क्लियर है? अगर कोई कंपाउंड हाइड्रोजन आयन देता है तो वो कंपाउंड एसिडिक तो होता है, अम्लीय होता है, पर साथ साथ वो रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी रखता है, अपचायक प्रवृत्ति भी रखता है। ठीक है? ऐसा कोई भी कंपाउंड जो हाइड्रोजन आयन किसी को दान कर दे, डोनेट कर दे, वो कंपाउंड कैसा होता है? रिड्यूसिंग नेचर का होता है, अपचायक प्रवृत्ति का होता है। तो अब इन चारों में जो आसानी से सबसे हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा वो क्या कहलाएगा? सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इसकी होगी। और सबसे आसानी से कौन डोनेट करेगा? जहां पे सबसे आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा। और सबसे आसानी से बॉन्ड कहाँ टूटेगा? जहां पे सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ कहाँ है? यहाँ है। तो ये सबसे आसानी से हाइड्रोजन आयन देगा। ठीक है? ये सबसे आसानी से हाइड्रोजन आयन देगा, इसका मतलब क्या है? सबसे ज्यादा अम्लीय हुआ, एसिडिक हुआ, और यही सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर का भी हो गया, यही सबसे ज्यादा अपचायक प्रवृत्ति का भी हो गया। ठीक है? तो नीचे जाने पे एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ी ही बढ़ी, साथ में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी बढ़ गई। क्लियर है? तो अगर हम ट्रेंड सेट करें तो कैसे बनेगा? ये ट्रेंड ऐसे बनेगा, देखिए ये हो गया H2O, H2S, H2Se, H2Te। अगर आप यहां से यहां आते हैं, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ, आबंध लंबाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है? अब बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, इसका मतलब यहां से यहां आने पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी? घटेगी। मैंने अभी बताया कैसे घटेगी। लंबी रस्सी को तोड़ पाना आसान काम होता है, छोटी रस्सी को तोड़ पाना मुश्किल काम होता है। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो रही है? घट रही है। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घट रही है तो इसका मतलब क्या है कि एसिडिक नेचर आएगा। ठीक है? एसिडिक नेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जब बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड टूटने से क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन आयन मिल रहा है। और अगर हाइड्रोजन आयन मिल रहा है तो इसका मतलब वो कंपाउंड ज्यादा एसिडिक हो गया, ज्यादा अम्लीय हो गया। और फिर से जितनी आसानी से हाइड्रोजन आयन मिलेगा उतने ही ज्यादा कंपाउंड क्या होंगे? रिड्यूसिंग नेचर के होंगे। ठीक है? आप समझ सकते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कौन हुआ? सबसे ज्यादा अपचायक प्रवृत्ति किसकी हुई? H2Te की, टेल्यूरियम हाइड्राइड की। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हुआ? अम्लीयता किसकी सबसे ज्यादा है? H2Te की, टेल्यूरियम हाइड्राइड की। सबसे कम ऊर्जा किसमें लगेगी बॉन्ड को तोड़ने में? टेल्यूरियम हाइड्राइड में। और सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसमें है? टेल्यूरियम हाइड्राइड में। तो आप वाटर से नीचे की तरफ चलेंगे, मतलब 16वें ग्रुप के हाइड्राइड्स में अगर आप ऊपर से नीचे तक चलें तो अम्लीयता, एसिडिक प्रॉपर्टी और अपचायक प्रवृत्ति, रिड्यूसिंग नेचर, दोनों बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वजह से। ठीक है? बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाएगा। बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा तो बॉन्ड के टूटने से क्या मिल जाएगा आपको? हाइड्रोजन आयन। और अगर हाइड्रोजन आयन मिल रहा है तो मतलब वो एसिडिक प्रॉपर्टी हो गई। एसिडिक प्रॉपर्टी हो गई तो मतलब रिड्यूसिंग नेचर हो गया, अपचायक प्रवृत्ति हो गई। क्लियर है? इतनी चीजें हो गई। अब एक क्लास देख लेते हैं। बॉन्ड एंगल। ठीक है? हम यहां पे देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? बॉन्ड एंगल देख लेते हैं। ठीक है? देखिए ये सारे के सारे कंपाउंड्स जो हैं वो क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक ना? इसमें जो संकरण है वो कैसा है? sp3 संकरण है। अब मैंने आपको बताया था, अच्छा इनमें अगर हम दिखाएं तो वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, सल्फर के पास 2 लोन पेयर, सबके पास क्या क्या है? 2 लोन पेयर। क्लियर है? तो अगर sp3 संकरण होता है तो 2 चीजें होती हैं। 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल होना चाहिए और ज्योमेट्री कैसे होनी चाहिए? चतुष्फलकीय या फिर
टेट्राहेड्रल। कैसी ज्योमेट्री होनी चाहिए? अगर sp3 संकरण है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकी होनी चाहिए और बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है। अगर वाटर की बात करें तो वाटर में बॉन्ड एंगल 104 डिग्री 104 डिग्री, और जो आपका H2S है हाइड्रोजन सल्फाइड, उसमें बॉन्ड एंगल कितना है? 92 डिग्री है। ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूँ अगर, तो वाटर में कितना है? 104 और इसमें 92, और फर्दर नीचे जाने पे डिक्रीज करता जा रहा है। ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे, अगर हम कंपैरिजन करें, थोड़ा सा पीछे देखें, तो ये आपका मीथेन है, ये आपका अमोनिया, और ये आपका वाटर है। वाटर का शेप कैसा होता है आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा स्पेशल होता है ये। ठीक है। इसमें 104 डिग्री, ये क्या होता है? 107 डिग्री, और ये कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है। ये ज्योमेट्री कैसी है? टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकी। ये ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल, पिरामिडल, और ये ज्योमेट्री होती है बेंट वी शेप। ठीक है। मैं हिंदी में लिख दूं, ये चतुष्फलकी है, ये त्रिकोणीय पिरामिडी, और ये क्या होता है? उल्टा वी आकार। ये देखिए उल्टा भी बना हुआ है, ये देखिए ऐसे करके ये उल्टा भी बना हुआ है। ठीक है। तो है तीनों ही क्या? ये तीनों के तीनों क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, और ये भी sp3 है। ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं जो मीथेन है, परफेक्ट ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं, एकदम आदर्श जो बॉन्ड एंगल और स्ट्रक्चर वाला जो केस है, वो सिर्फ मीथेन में है। ठीक है। मतलब 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, है, और संरचना जो है, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए था? टेट्राहेड्रल चतुष्फलकी, तो वो भी है। अमोनिया में एक लोन पेयर है। इस लोन पेयर की वजह से मैंने बताया था कि ये जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर ना, ये बॉन्ड्स को क्या करता था? दबाता था, सिकोड़ देता था। जैसे ये देखिए, ये सेंटर में मान लेते हैं नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, ठीक है, ये क्या कर रहा है? इस बॉन्ड को, जैसे मान लेते हैं ये दोनों हाथ है, मैंने लास्ट टाइम भी ऐसे ही बताया था, ये दोनों है ना, ये NH बॉन्ड है, ये NS बॉन्ड है। ऊपर का जो लोन पेयर है वो फ्री होने की वजह से दोनों बॉन्ड को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। तो ये बॉन्ड क्या होता है? सिकुड़ जा रहे थे। जब सिकुड़ जाएंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम हो जाएगा। तो ये चीज मैंने यहाँ पे बताई थी। तो जब ये लोन पेयर इसको रिपेल कर रहा है, तो ये बॉन्ड थोड़े से सिकुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं। इस वजह से 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल हो जा रहा था, सॉरी 109 डिग्री 28 मिनट से बॉन्ड एंगल 107 डिग्री हो जा रहा था। ठीक है। और क्यों हो रहा था? क्योंकि जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो क्या कर रहा था? इन बॉन्ड्स को दबा रहा था। ठीक है, इन बॉन्ड्स को दबा रहा था, और ये बॉन्ड अगर दब रहे थे तो क्या हो रहा था कि सिकुड़ रहे थे। पहले ये थोड़ा सा फैले हुए थे, और जैसे मान लेते हैं अगर ये लोन पेयर ना होता ना, तो ये नाइट्रोजन के जो बॉन्ड है कुछ ऐसे होते। और दब जाने की वजह से, क्यों दब रहे हैं? क्योंकि ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का, वो इनको दबा दे रहा है। तो दब जाने की वजह से ये एक्चुअल पोजीशन इनकी ये आ जा रही है। ठीक है, तो मैंने समझाने के लिए बताया आपको। तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से 107 डिग्री हो गया। यहाँ पे तो एक लोन पेयर था, यहाँ पे कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर हैं। तो ये क्या करेगा? ज्यादा दबाएगा, और कोई रीजन नहीं है। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन यहाँ पे ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एक लोन पेयर ने दबा के 107 किया, तो दूसरे लोन पेयर ने दबा के कितना कर दिया? 104 कर दिया। क्लियर है? दूसरे लोन पेयर ने दबा के 104 कर दिया। तो ये हम देख रहे हैं कि 109 डिग्री 28 मिनट से डेविएशन, विचलन जो हुआ है वो 104 डिग्री तक हुआ है। और 104 डिग्री तक क्यों हुआ है? क्योंकि ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है,
ये जो दो लोन पेयर हैं, एकाकी युग्म है, एकल युग्म, ये क्या कर रहे हैं, ये जो दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इनको दूर भगा रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाता है। क्लियर है। तो ये जो डेविएशन है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से और बॉन्ड एंगल तक, ये यहाँ पे हम लोगों ने देखा। होना कितना चाहिए था, 128 मिनट, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए थी अगर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है, पर होता नहीं है ऐसा। क्लियर है। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये मैंने आपको बताया। अब आगे चल के देखते हैं कि वाटर में बॉन्ड एंगल कितना, 104 डिग्री, और हाइड्रोजन सल्फाइड में कितना, 92 डिग्री। ठीक है। तो ये भी समझना बहुत आसान है, बिल्कुल लास्ट अमोनिया और फास्फीन का अगर आप एग्जांपल ले लें तो आप समझ जाएंगे। वाटर का जो लोन पेयर है, ठीक है, एकदम किसके पास है, ऑक्सीजन के पास है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, EN वैल्यू, ये एकदम ज्यादा है, ठीक है, और सल्फर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये कम है, तो इसके लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थोड़ा सा ऊपर होते हैं। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन के जो दो बदमाश लोन पेयर हैं उनको ऑक्सीजन ने पकड़ के तो रखा है, ठीक है, पकड़ के एकदम रखा है, और सल्फर उनको संभाल नहीं पाता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विद्युत ऋणात्मकता है, वो एकदम हाई है। ऑक्सीजन की बहुत सख्त समझ लीजिए इसको, ऑक्सीजन की एकदम सख्त समझ लीजिए। तो ये अपने लोन पेयर एकदम पकड़ के रखा है, कंट्रोल कर रखा है। तो कंट्रोल करने की वजह से यहां पे रिपल्शन तो होता है, ठीक है, यहां पे नो डाउट रिपल्शन होता है, पर कम होता है। रही बात H2S या हाइड्रोजन सल्फाइड की, तो ये जो दो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, सल्फर की लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, सल्फर की कम विद्युत ऋणात्मकता की वजह से ये थोड़े से फ्री होते हैं, ठीक है, ये थोड़े से बदमाश ज्यादा हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से इनके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थोड़े से दूर हो गए। जब दूर हो गए तो थोड़े से फ्री, जाहिर सी बातें हो जाएंगे, और जब जाहिर सी बातें अगर ये फ्री हो जाएंगे तो ये ज्यादा रिपल्शन करेंगे, और जब ज्यादा रिपल्शन करेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, और कम हो जाएगा। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम वाटर से टेल्यूरियम हाइड्राइड तक चलते हैं तो बॉन्ड एंगल हमेशा डिक्रीज करता जाता है। ठीक है। क्यों करता है, क्योंकि ऑक्सीजन की हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू की वजह से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, पकड़ के रखता है, जबकि सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम के जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थोड़े से कंट्रोल के बाहर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो ये सारी चीजें थी, मैंने आपको बताया, एसिडिक प्रॉपर्टी, बेसिक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, सारी चीजें मैंने आपको बताई। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को बार बार देखें। थैंक यू।